वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री की चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो मैप है, इसमें आप देख सकते हैं अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लोग साउथ से देखें यानी कि इन्वर्टेड देखें, उल्टा करके देखें, तो आप देख सकते हैं श्रीलंका यहाँ पे बना हुआ है एक गोला और नीचे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो ये एक मैप जो ड्रॉ किया गया था मैप 1, ये अल इल्दिरिसी नाम के एक ज्योग्राफर ने किया था, वो भी 12th सेंचुरी में, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 1154 एग्जैक्ट ईयर था जिसमें ये मैप बनाया गया था। और और जो मैप 2 है यानी कि ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी हद तक अभी जैसा ही दिख रहा है, काफ़ी क्लियर मैप है। ये मैप जो है ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था 1720s में। तो सबसे पहले तो यहाँ कार्टोग्राफर का मतलब हम लोग जान लेते हैं। जो लोग मैप बनाते हैं उन्हें ही हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ये बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इस मैप में सारे प्लेसेस के नेम अरेबिक में है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, मगर कुछ नाम जो है वो थोड़े अलग ढंग से लिखे हुए हैं। जैसे कन्नौज के से शुरू होता है लेकिन क्यू से लिखा गया है मैप में। और मैप 2 जो है वो मैप 1 के ऑलमोस्ट 600 साल बाद बना है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसिडरेबली चेंज हो गया है। और ये जो मैप है ये यूरोपियन सेलर्स यूज भी करते थे और मर्चेंट्स भी यूज करते थे जब वो लोग वोएजेज पे जाते थे, यानी कि ट्रैवलिंग पर। मैप में अगर आप बिल्कुल गौर से देखिएगा तो आपको रिवर गंगा भी दिखेगी जो कि पटना के पास से गुजर रही है। अगर आप बिल्कुल गौर से माइन्यूटली देखिएगा तो आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कैसे नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि मेडाइवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में काफ़ी चेंज आ गया है। उसी हिसाब से काफ़ी लैंग्वेजेज में सिर्फ ग्रामर और वोकैब में नहीं बल्कि पूरा का पूरा मीनिंग ऑफ वर्ड ही बदल गया है। जैसे कि आप अगर हिंदुस्तान वर्ड को ले लीजिए तो अभी हिंदुस्तान का अर्थ हम लोग इंडिया से निकालते हैं जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट है। लेकिन 13th सेंचुरी में जब मिनाजे सिराज ने इसे पर्शियन में लिखा था तो उनका अर्थ पूरे देश से नहीं बल्कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के जमीन से था। उसके अलावा जब पॉलिटिकल सेंस में इसे दिल्ली सल्तनत ने यूज किया तो वो लोग भी कभी भी साउथ इंडिया को इसको इंक्लूड नहीं किए थे। जब भी वो हिंदुस्तान वर्ड करते थे तो साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं होता था। उसके बाद अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर जब हिंदुस्तान के ज्योग्राफी और फ्लोरा और कल्चर को दर्शाना चाहते थे तो वो हिंदुस्तान वर्ड यूज करते थे, ना कि पूरे के पूरे कंट्री के लिए, सिर्फ वहाँ के ज्योग्राफी और फ्लोरा और कल्चर को दर्शाने के लिए। आमिर खुसरू ने भी जो जब वर्ड हिंद यूज किया था तो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर था। ज्योग्राफिकल कल्चरल इंटिटी इंडिया उस समय एग्जिस्ट करता था लेकिन उस समय हिंदुस्तान का वो अर्थ नहीं होता था, वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं था जो अभी है। और पहले के ज़माने में जो फॉरेनर वर्ड यूज होता था वो सिर्फ जरूरी नहीं दूसरे देश के लिए ही यूज हो, अगर कोई दूसरे गांव का भी होता था तो उसको भी वो लोग फॉरेनर ही मानेंगे, या शहर का भी होगा और वो लोग गांव में रहते होंगे तो उनके लिए वो भी फॉरेनर है। अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो यूजुअली टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ही थे। और चूंकि पेपर काफ़ी चीप हो गया था इसलिए काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए थे। इससे ही आर्चीव बन गया था। आर्चीव एक्चुअली अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट वेयर स्टोर्ड। तो वो जगह जहाँ पे सारे मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके रखा जाता था वही आर्चीव होते थे। अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी स्टेट गवर्नमेंट्स और नेशनल गवर्नमेंट सब आर्चीव्स रखते हैं अपने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक जगह पे। तो उनसे काफ़ी कुछ पता चला है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट भी कलेक्ट किए गए थे वेल्दी पीपल के, रूलर के, मोनास्ट्री, टेम्पल। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं तो स्क्राइब लोग को खुद लिखना पड़ता था। स्क्राइब आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो लोग लिखना जानते थे और लिटरेट होते थे उन्हें स्क्राइब कहते थे। इससे क्या होता था, कभी कभी सेम ही मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरे अर्थ से समझ लिया जाता था। और फिर उस समय नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप भी बने। और 700 से लेकर 1750 के बीच में काफ़ी कुछ चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर आया, जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन में यूज होने लगे, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील यूज होने लगे और फायर आर्म्स यूज होने लगे कॉम्बैट में। और पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी ये सब सब कॉन्टिनेंट में अराइव हो गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात, उस वक्त क्षत्रिय जो वॉरियर कास्ट
थे वो लोग अपने आप को राजपुत्र कहते थे, यानी राजपूत जिसे अभी हम जानते हैं। वो लोग इस समय उनका काफी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रूलर ही नहीं बल्कि सोल्जर्स और कमांडर जो थे वो भी मोनार्क बन के पूरे ऑल ओवर द कंट्री पे रूल कर रहे थे। यदि यहाँ हम लोग हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि हैबिटेट refers to an environment of a region and the social and economic lifestyle of their resident। तो ये हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग मतलब रहते हैं, या इन्वायरमेंटल रीजन है, और सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल उस रेसिडेंस का कैसा होता है ये भी उसी जगह के इन्वायरमेंट से पता चलता है, तो वही हैबिटेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कई तरह के फॉरेस्ट ड्वेलर थे जो चेंज के कारण माइग्रेट हुए थे। तो बेसिकली ये चैप्टर रेफर करता है कि कैसे चेंज हुआ था हर चीज में, हर हर जगह कैसे चेंज आया था, चाहे वो जाति प्रथा हो, उनके भी अपने अपने एक रूल थे, जाति पंचायत थी। उसके बाद आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रीजन्स और एम्पायर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल इलाबोरेट करके दिखाया गया है इस मैप में। आप पॉज करके देख लीजिएगा कि कहाँ क्या था। यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 नंबर पे बिहार है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सभी प्रोविंस जो थे वो दिल्ली सल्तनत के थे मोहम्मद तुगलक के काल में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक संस्कृत प्रहस्ती थी जो कि दिल्ली सल्तनत जियासुद्दीन बलबन द्वारा एक्सप्लेन की गई थी कि ही वाज द वास्ट रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू द ईस्ट ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान, और वेस्ट होते हुए साउथ इंडिया, यानी कि जो द्रविड़ रीजन था वो भी उसी में कवर होता था। उसके अलावा रूलर्स जो थे वो लोग एक दूसरे के लैंड पे भी क्लेम करते रहते थे, और पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी। और यहाँ पे आमिर खुसरो की पोएम है 1318 की, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 700 से भी ज्यादा रीजन थे जो लोग अपना खुद का जोग्राफिकल डायमेंशन और अपने लैंग्वेज कल्चर रखते थे। बहुत सारी डायनेस्टी थी जैसे चोला, खिलजी, तुगलक, मुगल और पैन रीजनल एम्पायर सब भी थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुगल एम्पायर की, तो वो लोग डिक्लाइन करने लगे थे 18th सेंचुरी में, और रीजनल स्टेट फिर से री इमर्ज करने लगे थे, और आइसोलेशन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था 700 से 1750 के बीच में। उसके अलावा ओल्ड और न्यू रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म जो है उसमें भी ब्राह्मण्स में भी थोड़ा सा उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ गया था। उसके अलावा अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो वो लोग संस्कृत का नॉलेज रखते थे, इसलिए वो लोग का काफी रिस्पेक्ट था। और पैटर्न होता है वो हेल्दी, वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल जो कि आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन या लर्न मैन, नोबल, ये लोग को सपोर्ट करता था पैसा से या फिर काम देकर। उसके अलावा भक्ति का आइडिया का री इमरजेंस हुआ, और पर्सनल डिटी के प्रति लव ही भक्ति का आइडिया था। उसके अलावा न्यू रिलीजन्स आए जैसे कि इस्लाम, उसमें भी कुरान जो कि वो लोग का होली बुक था, वो लोग एक ही भगवान को मानते थे जो कि थे अल्लाह। और इस्लाम और उलामा जो थे जो कि लर्न थियोलॉजिस्ट और जूरिस्ट थे, उनका वो लोग काफी पैटर्न बन गए रूलर्स के। और उसके बाद फिर मुस्लिम में दो थे, सिया और सुन्नी। सिया जो थे वो लोग अली को मानते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, जबकि सिया मुस्लिम जो थे वो लोग खलीफा पे विश्वास करते थे। और उसके बाद अगर हम लोग टाइम और टाइम पीरियड की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और उनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता था। ऐसे हिस्टोरियन सब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को बांटते थे इस आधार पे कि कौन रूल कर रहा था। तो इस बेसिकली हम लोग यही सोचते हैं कि मिडाइवल जो काल रहा होगा वो थोड़ा पिछड़ा हुआ होगा, मगर ऐसा सच में नहीं था। इसीलिए ये शब्द कहना एक हद से सही नहीं भी है। उसके बाद एक्सरसाइजेज है, आई होप आप सारे एक्सरसाइजेज कर लीजिएगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और छोटे में करना काफ़ी मुश्किल है, मगर हम लोग यहाँ रिवीजन पर्पज से हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।